हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और फाइनली गाइस, आज हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। सो यस गाइस, टुडे विल सी द क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं बात करती हूँ ना फिजिकल केमिस्ट्री से, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है पहला आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश भी मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर इज़ योर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी यू हैव टू डू। एंड एट द लास्ट केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉलिड स्टेट, ये तीनों जो होते हैं ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बहुत सारे आते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, डेरिवेशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में बोला है कि मैम वो भी बताते जाओ कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर होता है। इसलिए मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ कि एक्चुअली जो भी आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड फ्रॉम दैट 6 मार्क्स 4 मार्क्स यू हैव टू कवर, राइट। 4 मार्क्स के आपके विथ ऑप्शंस क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखेंगे अब हम लोग सबसे पहले अपने MCQ वाले सेक्शन को। लेट्स डिस्कस फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो एक्चुअली MCQ है बट वो न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 69.3 मिनट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन फॉर द सेम रिएक्शन। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको बोला गया है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MCQ वाले पार्ट को, जो कि है आपके 1 मार्क का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 50% कंप्लीशन के लिए टाइम। 50% कंप्लीशन के लिए जो टाइम दे रखा है वो है 69.3 मिनट। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोला गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। 90% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना रहेगा वो आपको उसने पूछा है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है वो ये है, ये 50% बोला गया है। और हमेशा याद रखना कि 50% का मतलब ही क्या होता है, हाफ लाइफ। उसने आपको यहाँ पे हाफ लाइफ नहीं मेंशन किया है, उसने यहाँ पे आपको 50% दे रखा है। तो आप प्रेडिक्ट कर लो कि 50% का मतलब ही हाफ लाइफ होती है। ठीक है, अब सबको याद है, मैंने वीडियोज़ में बताया था, जल है तो जीवन है, ये वाला ट्रिक था। इन द सेम फैशन टी हाफ है तो क्या है, तो के है। आप सबको मैंने बताया था जल है तो जीवन है, ये जस्ट एक ट्रिक था याद रखने का। इन द सेम फैशन अगर टी हाफ है तो कौन है, तो के है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे के। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, 0.693, टी हाफ का वैल्यू कितना है, 69.3 मिनट। आप इसको सॉल्व करोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 0.01 और ये आता है मिनट। ठीक है, ये तो आपको के का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आपको क्या करने का है, आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपका ए इनिशियल वाला है, इस क्वेश्चन में आपको वो नहीं दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहेगा, तो आप उसको 100 मान के चलोगे। फिर आपको निकालना है फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन देखो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 90%, क्योंकि ये इतना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इनिशियल कितना था, 100, कितने परसेंट कंप्लीट हुई, 90, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 90, तो इसका वैल्यू आता है 10। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, देखो कैसे करेंगे। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये वाला टी ऊपर जाएगा, ये वाला के नीचे आएगा, तो देखो क्या होगा, ये वाला टी ऊपर गया, ये वाला के नीचे आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2.303, आपके के का वैल्यू कितना है, 0.01, लॉग की बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है, 100, और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी का वैल्यू कितना है, 10। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके टाइम का वैल्यू आता है 230.3 मिनट। ठीक है, इसका वाला सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के जो PDF आपको दिया है ना, देखो याद रखना है, मैंने ये सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी मैं अपलोड करूँगी उन सब का PDF जो रहेगा, जिसमें मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, मैंने सब कुछ एकदम सिस्टमैटिकली मेंशन किया है कि इस क्वेश्चन को कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है, वो आपको नीचे के लिंक से मिल सकता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर मैंने MCQ के सॉल्यूशन नहीं डाले हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो लेंदी है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लो। अब सबसे पहले और काम की चीज़ ये है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको MCQ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन बैंक में भले उन्होंने डाल दिया, बट ऐसे क्वेश्चन MCQ में नहीं डाल सकते। ये इतना लेंदी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन 3 मार्क का डिजर्व करता है या 2.5 मार्क का डिजर्व करता है। 3 मार्क तो पकड़ के जाओ,
ऐसे क्वेश्चन को 1 मार्क वाले MCQ में थोड़ी पूछ रहा आता है। अब वो क्वेश्चन बैंक में कैसा भी करे, लेकिन आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि 50% का मतलब ही हाफ लाइफ होता है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था टी हाफ है तो के है, सबसे पहले के निकाल लिया, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 90% कंप्लीट बोला गया है। तो इनिशियली 100 था तो 100 माइनस 90 इज 10, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी न्यूमेरिकल वाले रहेंगे ना उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी थ्योरेटिकल रहेगा दैट आई विल एक्सप्लेन यू थरोली, राइट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, तो अब देखना ज़रा ध्यान से क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ जीरो ऑर्डर के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि A0 माइनस AT का ही वैल्यू A होता है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़। तो हम लोग जब जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, A0 माइनस AT अपॉन T। ऐसा ही लिखते हैं जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, यस। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, T इक्वल्स टू A0 माइनस AT। देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, ये वाला T यहाँ पे गया, ये वाला K यहाँ पे आ गया, तो अब ये वाला K नीचे आ गया, ये वाला T ऊपर चले गया। कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। A0 माइनस AT का मतलब ही क्या होता है A, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, दिस, ठीक है। तो आप लोग का ये वहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सेकंड वाला। मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आधे लोग हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 3rd नंबर का MCQ। वो बोल रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, उसने आपको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे दिया है और वो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। अब आधे बच्चे इसको कैलकुलेट करने में पूरा दिन निकाल देंगे, लेकिन देखो इसका यूनिट क्या है। इस रेट कांस्टेंट का जो यूनिट दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इन्वर्स है। और आप सबको पता है कि सेकेंड इन्वर्स जो यूनिट होता है वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन का होता है, फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना था, कैलकुलेशन नहीं करना था, आपको यूनिट देख के प्रेडिक्ट करना था। तो यूनिट था सेकेंड इन्वर्स, तो कौन सा रिएक्शन रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ। द रेट लॉ रिलेट टू द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ। वो बोल रहा है कि रेट लॉ जो होता है उसमें जो भी आपका रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, उसका यूनिट क्या होता है। चलिए ध्यान देना इधर थोड़ा सा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके 4th वाले MCQ को। 4th वाले MCQ आपको ये बोलता है, आप सबको पता है कि रेट का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यही होता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है, आपको उसने पूछा है रेट लॉ रिलेट्स टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, ओके। वो आपको पूछ रहा है किस टर्म्स में रेट जो होता है केमिकल रिएक्शन का वो रिलेट करता है। तो आप सबको पता है कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से ही वो रिलेट करता है। अब आधे लोग सोचेंगे कि नीचे में तो सेकंड भी आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको वो ये पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से वो रिलेट करेगा। तो केमिकल रिएक्शन को वो रिएक्टेंट के टर्म्स में रिलेट करता है, इसलिए हम लोग किसका कंसंट्रेशन लेंगे, रिएक्टेंट का। डन। और वहाँ पे उसने मेंशन किया है मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट खुद बता रहा है, मतलब आपको सिर्फ रिएक्टेंट को ही देखने का है, राइट। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर यहाँ पे डी वाला टिक मार्क किया गया है। 5th MCQ का, आई एम टॉकिंग अबाउट 5th MCQ। 5th MCQ का ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन बैंक में वो डी दे रखा है, बट वो आंसर कैसा है, गलत। उसका करेक्ट आंसर जो है वो सी वाला है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी MCQ के आंसर्स हैं ना, चाहे आप किसी का भी वीडियो देखो, कोई भी चैनल पर वीडियो देखो, नो डाउट, या मेरा देखो, लेकिन यार एक बार थोड़ा ध्यान रखना, क्या पता MCQ का गलत आंसर भी आपको वो सही करके बता रहा है। दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन बैंक का डायरेक्ट MCQ आ गया और आप लोगों ने सपोज कोई वीडियो देख लिया और उसने गलत वाले आंसर को ही आपको बता दिया, तो आप पेपर में वही मिस्टेक करके आओगे। MCQ से वैसे ही आपके मार्क्स कट जाएंगे, और MCQ से तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स की उम्मीदें लगी होती है, क्योंकि एक टिक मार्क से डायरेक्ट 1 मार्क मिल जाता है। तो यहाँ से आने का चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन बैंक से। इसलिए आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा सा क्रॉस चेक करो। गलत MCQ को भी किसी ने सही बता के दिया है, तो उसको सही करना है, ठीक है। 5th MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है। क्वेश्चन बैंक में डी दे रखा है, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते फटाक से। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th वाले MCQ को। वो आपको बोल रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, और उसने आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 की पावर -4।
ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन को देख सकते हो, वो आपको बोल रहा है हाफ लाइफ का वैल्यू क्या रहेगा। तो आप सबको पता है कि हाफ लाइफ कैसे होता है, अभी हम लोगों ने देखा जल है तो जीवन है। इन द सेम फैशन टी हाफ है तो कौन होता है, तो के होता है 693 अपॉन के। 0.693 अपॉन के का वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁻⁴। तो इसका आंसर आता है 1155 सेकेंड्स, 1155 सेकेंड्स। तो इस यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला करेक्ट नहीं है। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम ये क्या चल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा सी करेक्ट है, किसी ने गलत बता दिया तो आप लोग नीचे जो मैंने PDF का लिंक दे रखा है मेरे पूरे वीडियो के नोट्स का, वहाँ से डाउनलोड करो। वहाँ पे मैंने MCQ वाला पेज भी डाला है, उस MCQ वाले पेज में मैंने करेक्ट आंसर को टिक मार्क किया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो बोल्ड है उसी को आप ये मान के चलो सही। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द रेट कांस्टेंट इज़ मोल पर DM³ सेकेंड इनवर्स। आप सबको पता है, मैंने बताया था कि जैसे कि मैंने एक ट्रिक बताई थी, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और उस ट्रिक की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट, है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मोल पर DM³ सेकेंड इनवर्स से किसका रिएक्शन का है रेट कांस्टेंट का यूनिट, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। वो ट्रिक जो मैंने वीडियो में बताई थी ना, बस उसको यहाँ पे लिंक करने का है। नेक्स्ट आपको बोला गया है 7th वाले क्वेश्चन में, द रेट ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन इज लार्जर देन द अनकैटेलाइज रिएक्शन। वो बोल रहा है कैटेलाइज रिएक्शन का रेट जो होता है वो लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द अनकैटेलाइज रिएक्शन। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, आप सबको मैंने बताया था कि सपोज़ अगर पहाड़ है, लेटेस्ट से पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, अब पहाड़ का साइज़ है बहुत बड़ा, तो अब सपोज़ यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट में से हो सकता है कि कोई भी सिर्फ 2 ही स्टूडेंट पहाड़ को, इतने बड़े पहाड़ को पार कर पाए। अपने लैंग्वेज में अपन पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट से केमिकल कैनेटिक्स में ये एक्टिवेशन एनर्जी है, बट अपने लैंग्वेज में अपन इसको पहाड़ हिल मान के चलते, माउंटेन मान के चलते। 10 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट इसको क्रॉस कर पाएंगे। बट सपोज़ अगर मैंने माउंटेन का साइज़ छोटा कर दिया तो हो सकता है कि 10 में से 9 स्टूडेंट्स इसको क्रॉस कर पाए। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि जब मैंने कैटलिस्ट को इसके अंदर डाला तो जो इतनी बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो माउंटेन की इतनी बड़ी हाइट थी, वो कितनी हो गई, वो छोटी सी हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो गई, कम हो गई। इसीलिए अब बहुत सारे मॉलिक्यूल इस माउंटेन को क्रॉस कर पाएंगे। अपने लैंग्वेज में मैंने बताया। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि माउंटेन का साइज़ छोटा हो जाता है, ये तो अपने समझने के लिए। माउंटेन का साइज़ मतलब एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है जब आप किसको डालते हो, कैटलिस्ट को डालते हो। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वाला क्वेश्चन आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ज़रा ध्यान देना, इस ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 8 वाले क्वेश्चन की, तो वहाँ पे दे रखा है ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 + I2, ठीक है। मैं बाकी सारे आंसर्स नहीं लिख रही हूँ। 1 ऑफ N2O5 गिव्स N2O4 + हाफ ऑफ O2। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl, और उसके बाद में दे रखा है PCl3 + Cl2 गिव्स PCl5। वो आपको बोल रहा है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो यूनिमोलिकुलर है। आप सबको पता है कि यूनि का मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिसमें मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, जिसमें मॉलिक्यूल 1 रहेंगे। किसके मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। अब आधे लोग सोचेंगे कि रिएक्टेंट के क्यों, प्रोडक्ट के क्यों नहीं। आप सबको पता है, मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी के स्पेलिंग में भी R आता है, तो वो याद रखने का ट्रिक था कि मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग हमेशा टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट को ही देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, बट यहाँ पे कितने हैं, 1 है। यूनिमोलिकुलर मतलब 1 मॉलिक्यूल होता है, किसका, रिएक्टेंट का। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा है, ये वाला। लास्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ टू चेंज। अब देखो 7th वाले क्वेश्चन में भी आपको कैटलिस्ट का MCQ आया, 9th वाले क्वेश्चन में भी आपको कैटलिस्ट का MCQ आया। समझ जाओ, पेपर में कैटलिस्ट का MCQ देखने को 101% मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो पहाड़ वाला एग्जाम्पल समझाया था। अब वो बोल रहा है कि कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है। ऐसा मत बोलना कि कैटलिस्ट डालने से माउंटेन का साइज़ छोटा हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसको क्रॉस कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने समझने के लिए। आप लोग क्या बोलोगे, कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी बड़ी है ना उसको छोटा सा कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। मतलब ही वो वैरी किसको करता है,
एक्टिवेशन एनर्जी को वैरी करता है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला, राइट गाइस। सो हियर वी कंप्लीट आवर एमसीक्यू सेक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एंड दिस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरीज ओनली 1 मार्क, राइट। तो 1 मार्क ही कैरी कर रहे हैं, तो मतलब कहना मुझे ये है कि आपको आंसर 1 या 2 लाइन में ही वाइंड अप करना है। ऐसा नहीं कि खूब सारा पेज भर भर के आंसर लिख रहे, एक क्वेश्चन के आ गए तो पूरा पेज भर भर के आंसर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, समझा या नहीं। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, मैं वीडियो के बीच में आपको ये भी बताते जाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा ना, हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं ना, नहीं की तो नहीं की, जाने दो। लेकिन अब जितना भी टाइम है ना, उस टाइम में एटलीस्ट आप लोग सही क्वालिटेटिव यूज़ करो उस टाइम का, राइट। अच्छे से खासे से पढ़ाई करो, जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है उतने पार्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, राइट। चलिए देखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि होते हैं 1 मार्क के। वो बोल रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसने आपको बोला है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कहना मुझे ये है कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। आप सबको पता है कि सूडो का मतलब फॉल्स होता है, राइट। इसका मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर आप लोगों ने सोचा था कि सेकेंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा, कितना भी हो सकता है, मोस्टली उसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रहेगा, ऐसा आप लोग सोच के चलते हो। बट वो रिएक्शन का ऑर्डर आपको क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, उसका नाम ही है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब फॉल्स, मतलब ऐसे रिएक्शन जो आपको दिखाते तो है कि मेरे पास मेरा ऑर्डर 2 है, बट एक्चुअली उनका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो जो 2 मुखी लोग होते हैं ना, जो सपोज बताएंगे कि मेरे पास ये भी है, वो भी है, सब है मेरे पास, लेकिन जब असली में जाके देखते तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं है ना। उसी टाइप के सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो आपको बताएंगे कि मेरा ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, बट एक्चुअली उनका ऑर्डर कौन सा रहता है, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। एग्जाम्पल देने का है तो आप एग्जाम्पल दे देना कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो मिथाइल एसिडेट का, तो वहाँ पे आपका मिथेनॉल और एसिटिक एसिड बनता है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। याद है ना वो पानी वाला एग्जाम्पल, मैंने बताया था 1 बूंद मिथाइल एसिडेट 1 बूंद पानी के साथ ही रिएक्ट करता है। चाहे पानी ड्रम भर के भी रहा तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं फ़र्क पड़ता, राइट। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि जो आपकी सेकेंड, ये जो आपको ऑर्डर दे रखा है, मतलब आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपको बोला गया है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हर एक ऑर्डर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में, आपको उन सबको याद करना पड़ेगा, समझा या नहीं। तो इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस। वहाँ पे आपको बोला गया आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी आपके रिएक्शन की, वो आपको पूछा गया है। देखते हैं इसको। लेट्स लुक इनटू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा रिएक्शन का। एक बार उसको भी फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर का डिस्कस कर रहे हैं। एक बार सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर देते हैं इसको। देखो गाइस, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको वेरी शॉर्ट आंसर में ये पूछा गया है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है C2H5I टाइम्स C2H4 प्लस HI, ठीक है। और आपको वो ये बोल रहा है कि बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ही देखते हैं। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, 1 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी क्या रहेगी रिएक्शन की, 1 रहेगी। ये क्वेश्चन पूछने का मीनिंग कुछ भी नहीं है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, बट क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि आधे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि प्रोडक्ट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते, रिएक्टेंट के देखते या टोटल देखते। याद रखना है मॉलिक्यूलरिटी में आर आता है सिर्फ और सिर्फ किसका देखते हैं, रिएक्टेंट का देखने का, ठीक है। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है और वो बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसने आपको पूछा है कि ऑर्डर बताओ रिएक्शन का क्या रहेगा अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, या तो मैं इसको डिस्कस नहीं भी करती हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ। सुनो, आपको क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दे रखा है,
रेट कांस्टेंट आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 4.98 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। आधे लोग बस इसको फटाक से सॉल्व करने के लिए भिड़ जाएंगे, वो सोचेंगे क्या है फटाफट देखेंगे और सॉल्व करते रहेंगे और क्या बोलेंगे क्वेश्चन ही गलत है। बट ऐसे स्टूडेंट कैसे है गलत, आपको पता ना होना चाहिए। वो पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर क्या रहेगा, इसका यूनिट ही क्या है सेकेंड इनवर्स। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स आ जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्डर। देखो अभी तक मैंने आपको एक पॉइंट बताया एक्टिवेशन एनर्जी का, 2 बार एमसीक्यू आया है, ठीक है। पेपर में एक्टिवेशन एनर्जी से एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा। बस मेरा ट्रिक याद रखना कि माउंटेन का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना इसको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एमसीक्यू में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसने आपको रेट कांस्टेंट से ऑर्डर पूछा था। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आप सेकंड इन्वर्स देख के बता सकते हो फर्स्ट ऑर्डर है। सेम क्वेश्चन अभी भी आपको आया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बोल रहा है कि भाई मैं 2 बार क्वेश्चन बैंक में आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपके पेपर में भी बोर्ड में आने वाला हूँ। याद रखने का, पहला क्वेश्चन क्या बताया, कैटलिस्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन क्या बताया, और रेट कॉन्स्टेंट वाला। याद रखने का, सेकेंड इन्वर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन करने के लिए भिड़ जाऊँगा, वो आपको बड़ी सी रिएक्शन भी देगा। आधे लोग सोचेंगे वाह रिएक्शन भी दिए, मतलब कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल होगा, बट कैसे है, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो आपको बताना है। आधे लोग इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा डेरिवेशन करने के लिए लग जाएंगे। ज़रा देखो तो सही यार, सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा है, ऐसा नहीं कि पेज भर भर के डेरिवेशन दे रहे क्योंकि आपको आता है, ऐसा कुछ नहीं करने का है। उसमें देखो ना 1 मार्क का है, सिर्फ डेरिवेशन देने का। डेरिवेशन का जो लास्ट वाला प्रूफ आया ना, बस उसको ही देने का। और वो लास्ट प्रूफ क्या होता है, A0 - AT इक्वल्स टू KT। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सारे वीडियोस के नीचे में लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे PDF हैंड रिटन नोट्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करो और उसको देखो। मैंने इफेक्टिवली सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सब कुछ। और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दैट आई एम गिविंग टू यू राइट नाउ, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, उस लिंक, वो जो PDF है उसका प्रिंट आउट निकाल लो। पेपर के वक्त बड़ी हड़बड़ी होती है, क्या पता कभी मोबाइल ही काम ना करे, कभी कुछ और हो जाता है, कभी आंखें दुखती है, तो इसलिए PDF का अगर हार्ड कॉपी निकाल लिया तो हो जाता है टाइम सेफ। नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरे वीडियोस देख लो। 6th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, नेम द स्लोएस्ट स्टेप दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। आप सबको पता है कि स्लोएस्ट स्टेप जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं, यस गाइज, उसका नाम क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस, चलिए मूव करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप सबको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल होता है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन। जब भी आप अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर में कराते हो तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनते हैं, N2 + थ्राइस ऑफ H2। आधे लोग सोचेंगे थोड़ा बताओ ना समझा के, लेकिन ये थेरोटिकल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर, दिस इज़ अ वेरी थेरोटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ये आपको सारे के सारे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वो आपको बोल रहा है फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NO + ट्वाइस ऑफ H2 गिव्स N2 + ट्वाइस ऑफ H2, और रेट लॉ भी आपको दे रखा है। उसने आपको बोला है कि बताओ ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। इसको भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 वाले क्वेश्चन को। उसने आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है, NO2 2 टाइम्स और H2, ठीक है, 1 टाइम्स। जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं रहता है वहाँ पे 1 नंबर रहता है, भूलना नहीं। ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर कि आपको यहाँ 1 लिख के देगा, कभी भी वो यहाँ पे कुछ लिखेगा नहीं, वो आपको अपना ये लगाना है और यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। उसने आपको ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर का मतलब क्या रहेगा, 2 + 1। 2 + 1 कितना होता है, 3। तो ये रहेगा आपके ओवरऑल ऑर्डर का रिएक्शन। चलिए गाइस, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। सो लेट्स लुक इनटू नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो बिलोंग करते हैं टाइप 1 को, और ये कर रहे हैं 2 मार्क्स के। मतलब अब आपके जो आंसर का लेंथ रहेगा वो कम से कम 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको ज़्यादा लाइन लगती है समझाने के लिए, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, तो आपको उनको तो करना ही करना है। और कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी रहते हैं कि वो 2 या 3 लाइन में भी वाइंड अप हो जाते हैं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट आपको जनरली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मिनिमम 5 to 6 लाइन्स में वाइंड अप कर देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन दो, उसके ऊपर मत देने का, ठीक है। क्लियर है। चलिए इस सेक्शन में आपको इजी वाले MCQs,
इजी वाले न्यूमेरिकल्स भी इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो प्रिपेयर रहो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.2 मोलर, ठीक है। और वो आपको पूछ रहा है कि बताओ हाफ लाइफ क्या रहेगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन की, तो उसमें आपको पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। साथ ही साथ आपको वो बोलता है जो भी टाइम है, टाइम का वैल्यू है 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स आपको टाइम का वैल्यू दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन है आपका 0.8 और फाइनल कंसंट्रेशन है आपका 0.2, ठीक है। जो पहले आता है वो इनिशियल रहता है, जो बाद में आता है वो टाइम टी पर रहता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को टी हाफ निकालना है। सबसे पहले अपन लोग के निकालेंगे। के का वैल्यू कितना होता है 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10 A0 अपॉन 80। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे आपको याद जो रखना है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है। पेपर में आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो आएगा वो 0 ऑर्डर पर नहीं आने वाला, सेकंड ऑर्डर पर भी नहीं आएगा, थर्ड पर भी नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो वैसे भी आपको है नहीं, वो पुराने वाले सिलेबस में थे। लेकिन हाँ, एक न्यूमेरिकल 101% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पेपर में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक्टिवेशन एनर्जी से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, सेकंड मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स पे एक क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको वहाँ से आएगा कि रेट कांस्टेंट के यूनिट से बताओ कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन को पूरा लेंदी कराने वाली हूँ, सिर्फ आप लोग देखो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। अगर बात की जाए ना, तो आपको यहाँ से सबसे पहले के निकालना है। तो आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे। 2.303 अपॉन टाइम का वैल्यू है 12 इंटू लॉग की बेस 10, A0 का वैल्यू कितना है 0.8 और 80 का वैल्यू कितना है 0.2। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो आपको के का वैल्यू मिलता है 0.1155। और आप सबको पता है, जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था, जल है तो जीवन है, दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ ट्रिक। इस इन द सेम फैशन आपको याद रखना है कि अगर के है तो कौन है, तो टी हाफ है। अब आप लोगों ने के निकाल लिया, तो टी हाफ का मतलब ही क्या होता है 0.693 अपॉन के, मतलब ही 0.693, और के का वैल्यू कितना है 0.1155। तो इन द सेम फैशन आपके टी हाफ का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, टी हाफ का वैल्यू आता है आपका 6 आवर्स, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पे टाइम आवर्स में दिया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे आवर्स में लिया, इसीलिए यहाँ पे भी आपका क्या ऑप्टेन हुआ है, आवर्स में। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ऐसा नहीं होने वाला कि मैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ पे लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी। मैंने नोट्स में एकदम सिस्टमेटिकली दिया है। अब देखो कैसा है ना, मैं बुक से भी कॉपी पेस्ट कर सकती थी मेरा टाइम सेव करने के लिए, बट मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को एक कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर मैं इसमें बुक का मैटर कॉपी पेस्ट कर दूँगी तो आप लोग बोलेंगे यार पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, फिर तो उससे अच्छा तो हम बुक ही पढ़ लेते। अगर बुक का ही मटेरियल कॉपी पेस्ट करके हमको दिया जा रहा है तो उससे अच्छा तो हम बुक ही पढ़ लेते, काहे को देते, है कि नहीं। इसीलिए मैं आपको लिख के दे रही हूँ सिस्टमेटिकली, पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ जिससे आपके पॉइंट ईजी हो जाए, क्योंकि वो तो बुक है ना, आंसर भी थोड़ी है। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आप सबको पता है, मैंने एकदम बढ़िया तरीके से समझाया था, बस आपको वही वाली चीज़ को यहाँ पे लिखने का है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे, थर्ड वाला। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें रेट दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, और वो आपको बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा। चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को। ये हम लोग डिस्कस करें थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ट्वाइस ऑफ NOBr गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस Br2। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेट का वैल्यू दे रखा है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NOBr की पावर 2, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेट का वैल्यू दे रखा है, रेट का वैल्यू दे रखा है 6.5 इंटू 10 की पावर -6। फिलहाल यूनिट को नहीं देखते हम लोग। साथ ही साथ आपको कंसंट्रेशन ऑफ NOBr का भी वैल्यू दे रखा है, और ये वाला वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3, और आपको बोला है कि बताओ रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, जब आपको ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखेंगे इसको, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NOBr की पावर 2। जैसा ये था उसको एज इट इज़ लिख दिया। रेट का वैल्यू कितना दे रखा है 6.5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। K आपको निकालना है। NOBr का वैल्यू कितना है
2 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा 6.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, 6.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10 की पावर -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आता है वो रहता है 1.625 मोल पर सेकेंड, लीटर सेकेंड। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, समझ गया सबको? बिल्कुल यही वाली मेथड को आपको यूज़ करना है। अब आधे लोग सोचेंगे कि फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, राइट। अब वो आपको बोल रहा है कि 4 की पॉइंट्स बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो कैसा है ना, देखो यहाँ पे आपको एक्चुअली की पॉइंट से बोला है, बट ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझाऊंगी। मैं आपको थ्योरी के वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ जाए। कुछ ऐसे की पॉइंट्स रहते हैं ना कोई भी चैप्टर में, कुछ बड़े बड़े थ्योरी के पीछे भी कुछ ऐसे की पॉइंट्स रहते हैं जिनको अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। इन द सेम फैशन पूरा वो पार्ट, पूरा वो पोर्शन क्वेश्चन का आंसर डिस्कस हो जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ। जो भी ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ही डिटरमाइन करते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बड़े बड़े करोड़ों के, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। अब जो भी आपका ऑर्डर है वो इंटीजर भी रह सकता है और फ्रैक्शनल भी रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर 1 ऑर्डर रहेगा, सेकेंड ऑर्डर रहेगा। कभी कभी ऑर्डर का वैल्यू 3/2 भी रहता है, 1/2 भी रहता है। मतलब जो भी आपके ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल भी रह सकते हैं। और ऑर्डर जो होता है उनका वैल्यू 0 भी हो सकता है। आप सबको पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के जो भी यूनिट रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। मतलब कहना मुझे ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 रह सकता है, फर्स्ट रह सकता है, सेकेंड रह सकता है, थर्ड उतना इजीली नहीं मिलता है, थर्ड बहुत रेयरली मिलता है, 0 भी रह सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग बड़े बड़े करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था वो थोड़ी देर पहले अभी आपको वेरी शॉर्ट आंसर में आया था, अभी फिर से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको शॉर्ट आंसर में आया है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को भी अच्छे से करके जाओ। देखो क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करने से क्या मिलता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना उसकी तरफ फोकस करो। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना आप समझ जाओ वो आपको बताना चाहता है कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बार बार वो आ रहे हैं, जैसे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तीसरी थिंग ये है कि क्वेश्चन बैंक के अलावा और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है चैप्टर से केमिस्ट्री में। जितने क्वेश्चन बैंक में है ना उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। अगर बनते थे तो वो लोग डबल क्वेश्चंस को रिपीट क्यों करते थे, सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि और कोई क्वेश्चन है ही नहीं बनाने के लिए, कहाँ से बनाएंगे। इसलिए इतना भी किया ना तो बहुत होता है। एक्सप्लेन द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने आपको जब भी समझाया था कि ऐसे रिएक्शंस जिनको आप लोग प्रेडिक्ट करते हो कि वो सेकेंड ऑर्डर होंगी, थर्ड ऑर्डर होंगी, बट एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट, नोट से देख लेना। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। वो आपको बोल रहा है कि ऑर्डर को डिफाइन करो। आप सबको पता होता है कि जो भी कंसंट्रेशन की पावर्स होती है, जो भी उसका सम होता है वही आपका ऑर्डर होता है ना। तो बस आप बता देना कि सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन इज योर ऑर्डर। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन की पावर में होता है जब आप उसको सम करते हो तो उससे आपको ऑर्डर मिलता है। मैंने अच्छे से एकदम सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया है। जब आपको एग्जामिनर ये चीज़ बोल रहा है अच्छे से एग्जाम्पल को देना है, एक्सप्लेन करना है। डन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दैट द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, मतलब आएगा। तीसरे बार कैटलिस्ट का क्वेश्चन बैंक में आया है। अभी तो पूरा क्वेश्चन बैंक ही बचा हुआ है, फिर से तीसरे बार आया है ये, समझा या नहीं? अभी बहुत बार आएगा। अपने लैंग्वेज में अपन ने क्या देखा कि कैटलिस्ट करता क्या है, माउंटेन का साइज छोटा कर देता है, माउंटेन का साइज छोटा कर देता है। बट ऐसा लिख के मत आना, करता क्या है वो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट के एडिशन से होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। बस इस पार्ट को याद रखना, समझा या नहीं? मेरे इस एक्शन को अगर आपको याद रहा
तो बस यू विल बी डन विद द आंसर, राइट। तो आपको बस यहाँ पे भी यही बताना है कि जब मैं दो कर्व्स को लेती हूँ, ठीक है, तो एक बड़ा कर्व है, एक छोटा कर्व है। देख लेते हैं हम लोग इसको। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ दो कर्व की, यहाँ पे सपोज आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, लेटेस्ट से यहाँ पे आप लोगों ने लिया है एनर्जी को और यहाँ पे आप लोगों ने लिया है रिएक्शन के कोऑर्डिनेट को। जब मैंने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया था तो इतना बड़ा माउंटेन का साइज़ था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जब मैंने कैटलिस्ट को ऐड किया तो ये कर्व का साइज़ कैसा हो गया, छोटा हो गया। माउंटेन का साइज़ कैसा हो गया, छोटा हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यस, चलिए गाइज मूव करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि है टाइप 2 के। यस गाइज, नाउ विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू टाइप 2 एंड दे कैरी 3 मार्क्स इच। लेट्स डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। देखेंगे इसको। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है ये है आपके टाइप 2 के और ये कैरी कर रहे हैं 3 मार्क्स। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो कैसा है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है ये बिल्कुल रटने वाला आंसर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है, ये डायरेक्टली रटने वाला आंसर है ये। मतलब जो डेरिवेशन रहता है ना वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम हमको बताओ कि हमें एक्चुअली पोर्शन कौन सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि राइट गाइज नोट्स इज़ देयर विथ यू इन द PDF फॉर्मेट। अब नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आई नो, क्योंकि नोट्स से आपको एक सारे के सारे आंसर्स का कलेक्शन इफेक्टिवली एक ही जगह पे मिल गया है। मतलब अब आपको फटाफट जाके सर्च नहीं मारना पड़ेगा आंसर्स को, बिकॉज आंसर्स आर देयर रेडीमेड इन फ्रंट ऑफ यू, ड्रॉन बाय मी, ठीक है। अब कहना मुझे जो है वो ये है, कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा PDF पढ़ने से हो जाएगा। कुछ पोर्शंस आपको PDF से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो उस प्रैक्टिस वाले सेक्शन में आता है ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये डेरिवेशन प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है और जब भी डेरिवेशन आता है पूरे के पूरे 3 मार्क दे के जाता है। अब इस डेरिवेशन की स्पेशलिटी जो है वो ये है कि इस डेरिवेशन में आपको पता है कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि आंसर क्या आएगा, मैथ्स में भी रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं डेरिवेशन वाले जो रटने वाले रहते हैं, जिनमें लास्ट में आपको पता रहता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, और जब आप वो प्रूफ कर देते हो ना तो आपको पूरे 3 मार्क मिलते हैं। बट डेरिवेशन ऐसे ही किसी को नहीं आता, उनको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन मैंने सिस्टमैटिकली यहाँ पे दे रखा है। बुक में बहुत सारी स्टेप्स भी ऐड किए हैं, उस वहाँ से मत देखो, मैंने इफेक्टिवली बस काम के पॉइंट से डाले, पूरे डेरिवेशन को दिया है। नोट्स में आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, PDF लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट गाइस। चलिए, तो इफेक्टिवली आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है K = 2.303 अपॉन T लॉग की बेस 10 A0/80। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पूछते हो मैम बताइए हमें कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पार्ट से, डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा है और वो आपको बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। सुनो, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का क्वेश्चन देखो कितने बार आया, MCQ में भी आया, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आया, शॉर्ट आंसर में भी आया, अभी फिर से आया। अब आप सबको पता है कि मॉलिक्यूलैरिटी है मतलब क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये आंसर इतना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज गाइज एक्चुअली एग्जामिनर वांट्स टू आस्क यू कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आप बता रहे हो, जो आप डिस्कस कर रहे हो, वो रिएक्टेंट के है, प्रोडक्ट के है या ओवरऑल रिएक्शन के। दिस यू हैव टू क्लैरिफाई, राइट। बस इतना दिमाग में फिट कर लो कि मॉलिक्यूलैरिटी है, उसमें R आ रहा है स्पेलिंग में, मॉलिक्यूलैरिटी R, और ये जो R है वो खुद आपको बता रहा है ये किसका होता है, R फॉर रिएक्टेंट। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी जब भी आएगा तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों, याद रखना मॉलिक्यूलैरिटी के स्पेलिंग में भी R आता है, रिएक्टेंट के स्पेलिंग में भी R आता है, यस और नो, वो भी R से चालू होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये वाले न्यूमेरिकल को। लेट्स डिस्कस दिस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाले MCQ को। वहाँ पे आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब K का वैल्यू दे रखा है 1.386 मिनट इनवर्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको वो बोल रहा है कि बताओ टाइम कितना लगेगा 80% रिएक्टेंट टू डिकम्पोज।
अब क्या होता है ना, देखो उसने ऐसा लिखा है 80% रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, 80% डिकम्पोज होने वाला है रिएक्टेंट। आधे बच्चे तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि A0 कौन सा है, AT कौन सा है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, ध्यान देना ज़रा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे A0 की, आप सबको मैंने बताया था कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे A0 नहीं दिया जाता है वहाँ पे आप लोग उसको 100 मान के चलते हैं। अब आपको निकालना है 80, तो 80 का मतलब ही क्या होता है, 100 माइनस 80%। ऐसा क्यों? तो देखो वो आपको बोल रहा है कि 80% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो चुका है, 80% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो चुका है। तो देखो इनिशियली कितना था, 100 था, 80% ख़त्म हो गया, तो अब बचा कितना, 100 माइनस 80 इज़ 20। वेरी सिंपल। देखो करेंगे यहाँ पे सॉल्व। k इक्वल्स टू, इसको अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग की बेस 10 इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है, पुटअप करेंगे वैल्यूज़ को। 2.303 अपॉन के का वैल्यू कितना है 1.386 इंटू लॉग की बेस 10। इनिशियल कंसनट्रेशन का कभी भी गिवन नहीं होता है, वो आप 100 मान के चलते हो। 80 कभी भी क्या करते हैं, 80 को जब भी कैलकुलेट करना है, मैं ये वाले 80 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये वाले 80 की बात कर रही हूँ। तो 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू आता है 1.62। याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि आधे बच्चे यहाँ सेकंड लिख के आते हैं, यहाँ पे ये मिनट में है, इसलिए ये जो टाइम निकलेगा वो भी कायम में आएगा, मिनट में, याद रखना है। अगर आंसर सही भी आ गया बट गलती से भी अगर आपने यहाँ पे सेकंड लिख दिया ना, तो यू विल गेट कम्प्लीटली 0 मार्क। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि यहाँ पे आपको मिनट इन्वर्स दे रखा है, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको यहाँ पे भी मिनट ही मेंशन करना है, राइट गाइस। चलिए स्क्रीनशॉट लेने का देयर इज़ नो नीड बिकॉज एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDF। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अ रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। वो आपको बोल रहा है कि इस इक्वेशन का ओवरऑल इक्वेशन क्या रहेगा, ओवरऑल रिएक्शन का। वो आपको पूछ रहा है कि रेट लॉ बताओ, और साथ ही साथ उसने आपको पूछा है कि बताओ इस केस में आपके रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या रहेगा। वो आपको ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। चलिए देखेंगे हम लोग कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या होती है। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F, और उसने आपको बताया ये है आपकी स्लो स्टेप। साथ ही साथ उसने आपको दिया है F प्लस NO2 गिव्स NO2F। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इससे पहले मेरे दिमाग में इसलिए बताती हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्या सही समय है। आधे लोगों ने कमेंट्स में भी मुझे पूछा था कि क्या अभी सही समय है कि हम लोग अभी से अपनी पढ़ाई चालू कर दें। तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि बुक लेके पढ़ना अभी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि काम कहना मुझे ये है कि आपके पास जस्ट 26 डेज़ का टाइम बचा है। अब इसमें आप अगर बुक लेके अभी पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं 4 है। तो उससे बेटर है आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चन कवर होते हैं जो इस केमिस्ट्री में से बनना चाहते हैं, मतलब जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बन पाते हैं वो सब क्वेश्चन बैंक में आ गए। अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकते। तो मैं आपको बोलूँगी कि क्वेश्चन बैंक देखो। अब क्वेश्चन बैंक के PDF के जो नोट्स मैंने आपको दिए वहाँ से रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कितना रट्टा मारोगे। लेकिन अगर आपने सपोज़ 1 या 1.5 घंटा देखे मेरे एक चैप्टर को, वीडियो को देख लिया ना, तो मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि जब आप उस PDF को खोलोगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को लगेगा कौन तो वीडियो देखेगा, फटाफट PDF देखो और काम ख़त्म। लेकिन जब आप PDF को समझने जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, आई अश्योर यू दिस। उसका रीज़न ये है बिकॉज यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट। सो इट्स बेटर कि आप लोग 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो भी मैं आपको वीडियो दे रही हूँ विथ प्रॉपर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑल द क्वेश्चंस, उसको आप लोग देखो एक बार। उसको देखने से एटलीस्ट यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया, और उसके बाद आप लोग जब नोट्स को देखोगे, बाद में ही नोट्स को देखो, आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस। तो उसके बाद आपको एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो आपको बोल रहा है कि इक्वेशन बताओ ओवरऑल रिएक्शन का। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन को लिखने का है, F से F आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग जब ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, 1NO2 प्लस 1NO2, 1 + 1 कितना हुआ 2NO2 प्लस 1F2। अब यहाँ पे 1NO2F 1NO2F, 1 + 1 कितना होता है 2NO2F। जब भी आप ओवरऑल को लिखोगे, मतलब कभी भी आपको अगर ऑल वर्ड दिख जाए तो आप हमेशा वहाँ पे 2 रिएक्शन को क्या करते हो, 2 रिएक्शन को ऐड करते हो, ठीक है। तो वही काम हम लोगों ने किया है, क्योंकि इसके भी नाम में आपको ओवरऑल दिखता है
तो ओवरऑल में आपको ऑल दिखता है, मतलब आपको इन दोनों को क्या करने का है, ऑड करने का है, मतलब ही ऑल करने का है, मतलब ही टुगेदर करने का है, मतलब ही ऐड करने का है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको बोली गई है राइट द रेट लॉ। अब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जैसे कि आप सबको पता है कि ये आपकी स्लो स्टेप है, तो कभी भी आपको ओवरऑल देख के रेट को नहीं लिखना है, ये वाली स्टेप देख के भी नहीं लिखना है। हमेशा याद रखना कि केमिकल काइनेटिक्स में जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो तो वो आप लोग हमेशा स्लोएस्ट स्टेप को देख के ही लिखते हो। एग्जामिनर हमेशा आपको सबसे पहले ओवरऑल स्टेप कैलकुलेट करवाएगा, ओवरऑल रिएक्शन का स्टेप कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि ओवरऑल पूछा गया है, तो ओवरऑल के बाद में रिएक्शन का आपको रेट पूछा गया है, मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो ये ओवरऑल देख के रेट निकालेंगे, आधे लोग सोचेंगे कि ये, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे कि हमेशा रेट स्लोएस्ट स्टेप को देख के ही लिखा जाता है। याद रखना है इस चीज़ को। तो जब भी यहाँ पे आप रेट लिखेंगे तो रेट का मतलब क्या रहेगा, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे कौन से हैं, NO2 और यहाँ पे है F2, ठीक है। NO2 के सामने है 1, F2 के सामने भी है 1। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाता है, पावर में। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाता है, पावर में। तो यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 तो इसका पावर भी 1, यहाँ पे भी इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1 तो इसका भी पावर क्या रहेगा, 1। तो इस तरीके से आप लोग रेट लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से लिखेंगे, भूलना मत कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप को देख के ही लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी बीच का बंदर होता है ना, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्टेड इंटरमीडिएट बोलते हैं, बट अपने लैंग्वेज में बीच का बंदर बोलते हैं, है कि नहीं। मतलब ऐसी चीज़ जो कैंसिल हो जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, रिएक्शन का इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे ऐसे केस में आपके रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, आपके रिएक्शन का इंटरमीडिएट है फ्लोरीन F, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो रहा है, वो बीच का बंदर है जो कि कैंसिल हो जा रहा है, राइट गाइस। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन को। वो आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं, डिफाइन द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन एंड राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो आपको बोल रहा है कि हाफ लाइफ निकालो। तो आप सबको बताया कि हाफ लाइफ, जैसे कि उसका नाम ही है हाफ लाइफ, मतलब उसके केस में एक्चुअली आपके कंसंट्रेशन कितने अमाउंट से डिक्रीज होने वाले हैं, हाफ अमाउंट से। क्योंकि जैसे कि लाइफ का नाम ही है हाफ लाइफ, लाइफ का मतलब होता है, देखो हाफ लाइफ बोला गया है, हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब आधा। तो कंसंट्रेशन जो है वो कितने अमाउंट से डिक्रीज होगा, आधे अमाउंट से। इसका मतलब जो भी टाइम आपको लगता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आधे अमाउंट से डिक्रीज होने के लिए, उसको आप लोग क्या बोलते हो, हाफ लाइफ। फिर आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करो रेट कांस्टेंट का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे रहता है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए देखेंगे इसको। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके फोर्थ वाले क्वेश्चन को। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आधे स्टूडेंट्स क्या करेंगे बताती हूँ। आधे स्टूडेंट है ना, एक्सप्रेशन लिख के वो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए भिड़ जाएंगे। बट आपको वहाँ पे याद रखना है कि आपको एक्सप्रेशन देख के रेट कांस्टेंट का यूनिट नहीं निकालना है। आप रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। आप लोग जब रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे तो बस आपको एक ही ट्रिक पता होनी चाहिए, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स अगर आपको पता चल जाए तो आप लोग ऐसे केस में यूनिट को आराम से निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले आपको पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका n का वैल्यू कितना रहता है, 1। आप लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। एक्सप्रेशन देकर बुक की हेल्प से वैसा वाले मेथड से करने जाओगे कन्फ्यूजन होगा, आंसर गलत आएगा। बट आपको अगर आप ये मेथड से करते हो तो आंसर सही आएगा। देखो कैसे होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अपना ट्रिक है, n के जगह पे क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ऑर्डर कौन सा है फर्स्ट। अगर 1 लिखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 0 हो गया सेकेंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर की पावर 0 है तो इसका मतलब ही क्या रहेगा, एनीथिंग टू द पावर 0। आप सबको पता है कि वो 1 होता है। तो आपका यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। ये रहेगा आपके रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करती हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके n का वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ट्रिक तो सेम ही है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी अपन वैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 - n का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 - 0 कितना होता है,
1 माइनस 0 आपका होता है 1, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो मोल पर लीटर की पावर 1। सेकेंड इन्वर्स ये रहता है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो K इक्वल्स टू मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। वो रट्टा मारना पड़ा क्या, नहीं। चलिए अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो आपको बोल रहा है 5th वाला क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसने आपको एक रेट दे रखा है रिएक्शन का और वो आपको बोल रहा है कि बताओ कि आप इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। 5th वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5th वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्वाइस ऑफ N2O गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये वाली चीज़ आपको दे रखी है रिएक्शन की, ठीक है। ट्वाइस ऑफ N2O गिव्स 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन आपको दे रखी है और उसने आपको बोला है कि बताओ इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन कैसा रहेगा इसका। इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन, ये इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन लिखने का है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। जब भी आप किसी भी रेट के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, आप सबको पता है कि अगर मैं बात करती हूँ रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ साथ कम कम होते माना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे 2 है तो ये 1/2 बन जाएगा। स्टार्टिंग में 2 था इसलिए 1/2 बना। अब यहाँ पे आएगा डेल्टा ऑफ N2O अपॉन डेल्टा टी। देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ N2O अपॉन डेल्टा टी। आएंगे प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है, इसलिए वहाँ पे कौन सा साइन आता है, प्लस। यहाँ पे है 4 नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4। डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, यहाँ पे 1 नंबर है। ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे है 1 तो 1/1 डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। ये रहता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन। आधे लोग सोचेंगे आपने तो मैम अभी बताया था कि स्टोइकियोमेट्री पावर में जाती है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं जा रही है। लेकिन याद रखना है वो रेट लॉ की हेल्प से, ये आपको इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन की हेल्प से पूछा गया है, ठीक है। आपको बोला गया है कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। एक बात दिमाग में फिट कर लेना है कि जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, उन सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको बस याद इतना रखना है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको आ जाने चाहिए। आई मीन टू से ये कि आपने जैसे एग्जाम्पल देखा तो आपके माइंड में बल्ब जल जाना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन का है। मतलब कहना मुझे ये है कि एग्जाम्पल्स हमें रट जाने चाहिए, एग्जाम्पल्स हमें याद हो जाने चाहिए कि एग्जाम्पल देखते से क्लिक हो जाए। जैसे कि अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला एग्जाम्पल ज़ीरो ऑर्डर का है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर आप लोग इसको करने बैठोगे तो आप लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसको, कुछ लोग तो इसको 2 देख के बोलेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर को होगा, बट ऐसे नहीं सोचना है, याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए कि ये ज़ीरो ऑर्डर का ही है, क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको पेपर में 101% करके जाना है। वहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कौन से क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके बता रही हूँ मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि एग्जैक्टली यही आएंगे, बट मैक्स टू मैक्स केसेस में यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ। ध्यान से देखना, पेपर का एनालिसिस किया है मैंने आपके लिए। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली चीज़ जो आपको करके जाना है, वो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैलकुलेशंस। जो भी आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जिसमें आपका हाफ लाइफ रहेगा, यहाँ से आपको पेपर में 101% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल पेपर में 101% आएगा। सेकेंड थिंग, आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट करके जाओगे। एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो पार्ट है ना, जिसमें कैटलिस्ट वगैरह ऐड हो रहा है, वहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में 101% देखने को मिल सकता है। तीसरी थिंग, जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इन सब की आपको डेफिनेशन करने का है और साथ ही साथ इन सब के आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से करके जाना है। कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा कि कौन से क्वेश्चन करने का है। क्वेश्चन बैंक तो आपको सब करने बोलेंगे, बट मैं आपको स्पेशली क्वेश्चन बैंक के भी अंदर का एनालिसिस करके बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। जितना मैं बता रही हूँ उतना अच्छे से करके जाना है, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट आने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए और सूडो ऑर्डर के लिए।
रेट कांस्टेंट की हेल्प से उसके यूनिट की हेल्प से आपको पहचानते आना चाहिए कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। इतना भी अगर कर लिया ना तो आपको आराम से मार्क मिल सकते हैं। फिर से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ का कैलकुलेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका कंसेप्ट। थर्ड केस ऑर्डर जो है फर्स्ट, जीरो और सूडो ऑर्डर का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। साथ ही साथ यूनिट, रेट कांस्टेंट के जितने भी यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सूडो ऑर्डर के लिए, वो आपको आना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बताया, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इन्वर्स की हेल्प से कर लो। और रेट कांस्टेंट का यूनिट जो रहता है उससे आपको रिएक्शन का रेट प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। इतना भी अगर आ गया तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और साथ ही साथ मैं इसमें एक मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन डाल देती हूँ प्रेडिक्शन करने के लिए। प्रेडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी जो होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है इस चैप्टर से। ये तो मैंने क्वेश्चन बैंक का भी एनालिसिस करके दिया है। बताओ यार, कितना काम मैंने आपका इजी कर दिया है। लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आप सबने ले लिया है। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे वाई इज मॉलिक्यूलरिटी अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, वेर एज रिएक्शन का जो भी ऑर्डर होता है इज अप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बुक में नहीं दिया है, इसका आंसर सिस्टमेटिकली नहीं दिया है, बहुत बिखरे बिखरे अमाउंट में दे रखा है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे दिया है। मैंने क्या किया, आप गूगल से करोगे, बट गूगल से आपको एक या दो ही पॉइंट्स मिलते हैं। बट ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, जैसे कि आप सबको पता है, तो इसीलिए हम लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। मैंने नोट्स में एकदम सिस्टमेटिकली दे दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं। वो आपको ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही अप्लीकेबल क्यों होती है। तो याद रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और मॉलिक्यूलरिटी हम लोग एक समय पे एक ही स्टेप के लिए निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टेप के लिए एक साथ मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी हर समय पे आप लोग एक रिएक्शन को देख के ही बता सकते हो। एक स्टेप जो है ना, उसी को देख के मॉलिक्यूलरिटी बता ही सकती है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप होती है, तो आप लोग मॉलिक्यूलरिटी उसका देख के आराम से बता सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब इतने सारे स्टेप है, तो क्या आप लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक साथ मॉलिक्यूलरिटी को बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी मैंने बताया मॉलिक्यूलरिटी एक सिंगल स्टेप को देख के ही बताई जा सकती है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होती है। बट अगर मैं बात करूँगी ऑर्डर की, तो ऑर्डर एलिमेंट्री के लिए भी होता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर जो होता है वो दोनों के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स के लिए। बट मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज़ योर एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट। इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ से देख लेना। चलिए अब हम लोग मूव कर रहे हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, एक्सप्लेन। वो आपको बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी इक्वल क्यों नहीं हो सकती है जीरो के। वो आपको ये वाली चीज़ पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बुक में नहीं दिया है, इसका आंसर तो बुक में सिस्टमेटिकली दिया ही नहीं है। बट ये क्वेश्चन भी अगर क्वेश्चन बैंक में है तो आपको करके जाना है। गूगल करोगे तो एक या दो ही लाइन मिलेगी, बट 3 मार्क का आंसर है तो प्रॉपर पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपके लिए ये वाला आंसर सिस्टमेटिकली टाइप किया है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को बस वो नीचे वाले लिंक पे जाने का है, PDF डाउनलोड करना है, गेट द नोट्स जो भी PDF के हैं, और वहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज ये सबको एक्सप्लेन करवाया है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन क्या है। वो आपको ये बोल रहा है कि कोई भी अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करती हूँ तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कहना मुझे ये है कि जब भी आपके सामने जीरो ऑर्डर रिएक्शन आती है तो आप सब सोचते हो कि मॉलिक्यूलरिटी भी तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है जीरो ऑर्डर। बट ऐसा होता नहीं होता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो चलिए, तो यहाँ पे आपको बोला है कि वो जीरो क्यों नहीं हो सकती। देखो ध्यान से, सपोज़ मैं बोल रही हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 7th वाले क्वेश्चन को। सपोज़ मैं बोल रही हूँ कि रिएक्शन का ऑर्डर है आपका ज़ीरो, रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो है ऐसा मैंने आपको बताया, लेकिन वो आपको साथ साथ ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ज़ीरो क्यों नहीं होती। अब खुद ही सोचो यार, सपोज़ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होके फॉर्म कर रहा है कोई प्रोडक्ट को, अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी को ज़ीरो कर दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैंने मॉलिक्यूलरिटी को ज़ीरो कर दिया मतलब ही मैंने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को भी ज़ीरो कर दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मतलब, मॉलिक्यूलरिटी का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स।
अगर मैं बोल रही हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो है, सपोज मान के चल रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे, ज़ीरो, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो है, ऐसा आप लोग सपोज करके चल रहे हो। लेकिन सोचो ना, अगर मॉलिक्यूल ज़ीरो हो गए, अगर मॉलिक्यूल एक भी नहीं बचेगा तो वो रिएक्शन कहाँ से करेगा, अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन कहाँ से रहेंगी, ऑर्डर कहाँ से मिलेगा यार। मतलब कहना मुझे ये है, चाहे रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मॉलिक्यूल कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो हो जाए, इसी का मतलब अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़ीरो हो जाए तो रिएक्शन होंगी कहाँ से, मॉलिक्यूल ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कहाँ से होंगी, जब बाँस ही नहीं रहेगा तो बाँसुरी कहाँ से बजेगी, मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कहाँ से होंगी। इसका मतलब चाहे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों ना हो, चाहे उसका नाम ज़ीरो क्यों ना हो, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूल्स बचेंगे ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होंगी। इसी को मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, ठीक है, की पॉइंट आपको बता दिया, कंसेप्ट आपको समझा दिया। चलिए डिस्कस करेंगे हम लोग 8 वाले क्वेश्चन को, कि 8 वाले क्वेश्चन में एक्चुअली आपको क्या दे रखा है। चलिए देखेंगे इसको। मीनवाइल आप लोग साइड में सारे के सारे नोट्स को भी देख सकते हो, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 वाले क्वेश्चन को। 8 वाले क्वेश्चन में आपको बोला है ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स सी, ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स सी, ये आपको दे रखा है। साथ ही साथ उसने बोला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, उसने आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डिस मतलब होता है माइनस, और इसी का मतलब होता है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको प्रेडिक्ट करते आनी चाहिए। कभी भी एग्जामिनर आपको ये नहीं लिख के देगा, वो आपको ये लाइन देगा, आपको ये प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। डिसअपियरेंस मतलब ख़त्म होना, कम होना, इसलिए क्या आया, नेगेटिव आया। इसका वैल्यू है आपका 0.076 और इसका वैल्यू होता है मोल पर सेकेंड, ठीक है। साथ ही साथ आपको बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, आपको बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। आपको बोला गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी भी निकालने के लिए बोला है। साथ ही साथ आपको बोला है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन भी आपको उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चलिए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो अपन को रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का है। जब भी मैं बात करती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट का मतलब ही देखो क्या होगा। सबसे पहले अगर अब मैं इसको ध्यान से लिखने जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे यह ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 2A है, A जो है वो रिएक्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब ये है 2 तो नीचे जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। देखेंगे B को, B भी आपका रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट के लिए वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव। यहाँ पे 1 है तो 1/1 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर मैं बात करती हूँ सी की, तो सी आपका प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1/1 आएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो इतना काम हम लोगों ने कर डाला, ठीक है। अब मुझे आगे का पार्ट डिस्कस करना है। अब सबसे पहले मुझे बोला गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब यहाँ पे आपको डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू आपको पूछा गया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको और इसको कंपेयर करेंगे। आधे लोग सोचेंगे कि बी को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे, तो याद रखना है कि आपको सी पूछा गया, इसलिए ए को सी के साथ कर रहे हैं, बी का वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करती हूँ इस पार्ट की, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का ही आपका मतलब होता है 1/1 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। 1/1 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1/2 देखो ध्यान से, ज़रा देखना ध्यान से, 1/2 इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसी का मतलब हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये मैंने माइनस साइन को अंदर ले लिया। अब आपके पास है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 0.076। 0.076 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और सिमिलरली आपके डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू आता है, वो वैल्यू आपका रहेगा 0.038 और इसका यूनिट रहता है मोल पर सेकेंड। आपका जो आंसर आता है वो ये आता है। जो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के जो आंसर में दे रखा है ना, वो आंसर गलत दे रखा है। वहाँ पे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू कुछ और दे रखा है। आधे स्टूडेंट वो आंसर लाने के लिए कैसे भी सही करेंगे, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं वो आंसर देख के सॉल्व करते हैं, वो देख लेते हैं कि आंसर यही लाने का है, तो उनका आंसर अगर कुछ गलत भी आते रहेगा तो वो बराबर यहाँ पे वही आंसर ला लेंगे घिसा पिटी करके। वैसा नहीं करना है।
वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन बैंक के जो आंसर्स दे रखे न्यूमेरिकल के वो गलत दिया है, उसको सारे के सारे सिस्टमेटिकली करेक्ट करो, ठीक है। तो पेपर में भी वही करके आ जाऊँगे। नेक्स्ट आपको बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब अपन ने फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर लिया, अब अपन को ये वाला सॉल्व करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को देखने का है। तो देखो कैसे देखेंगे। अब आपको बी पूछा गया है, मतलब अब आप लोग ए के साथ में किसको लोगे, बी को, सी को क्यों नहीं लेंगे। जब सी पूछा था तो ए के साथ में सी को लिया, अब बी पूछा है तो ए के साथ में किसको लेंगे, बी को लेंगे। देखेंगे इधर, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आप लोग जो ऑब्ज़र्व करते हो वो ये है कि अगर आपको निकालना है ना डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2 इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और इसका वैल्यू कितना है 0.076, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपके डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का जो भी वैल्यू आएगा वो रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका वैल्यू रहेगा 0.038, इसका भी यूनिट रहेगा मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का यहाँ पे वैल्यू कितना आता है 0.038 मोल पर सेकेंड, राइट। अब कहना मुझे जो है वो ये है कि यूनिट आप लोग देख के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यूनिट जो दिया रहेगा वही यूनिट सब में चिपकाने का है और कुछ नहीं करना है। लेकिन कहना मुझे जो है काम की बात वो यहाँ पे ये है, प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। जब सी निकालने का है तो ए और सी को कंपेयर करेंगे, जब बी निकालने का है तो ए और बी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जो भी आपका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी बोला गया है, आधे लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, -0.038, बट वो गलत रहेगा, क्योंकि आपको कंजम्पशन बोला है। कंजम्पशन का मतलब ये हुआ वो आपको माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू ये रहेगा, क्योंकि उसने कंजम्पशन बोला है। अब वो आपको लास्ट में पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन की, तो कोई भी रिएक्शन को देख के आप रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन निकाल सकते हो। देखो सपोज मुझे ओवरऑल रिएक्शन को निकालना है ना, तो आपके पास में ये वाला एक एक्सप्रेशन है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो रेट का मतलब जो होता है, एक तो ये होता है, या तो ये होता है, या तो ये होता है। आप तीनों में से किसी का भी यूज़ करके रेट को निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे रेट को आप एक तो इसको देख के निकालो, या तो इसको देख के, या तो इसको देख के, किसी को भी देख के निकाल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो अपन लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रेट इसी को देख के निकाल लेते हैं। रेट का मतलब होता है माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 0.038, तो आपके रेट का वैल्यू भी यही आएगा, ठीक है। यूनिट जो रहेगा वो आप डाल देना, मोल पर सेकेंड, जो भी यूनिट रहता है वो यूनिट सबके लिए कॉमन रहेगा। कहना मुझे ये है, आप बोलोगे मैम नोट्स में तो आपने ये लेके किया है, फिर अभी यहाँ पे क्यों बताया। ज़रूरी नहीं है ना रेट निकालने का, इसको भी लेके निकाल सकते, इसको भी, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, इक्वल ही तो है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनली गाइस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो टोटली आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, है ना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है ये टोटल आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको एक A to B फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। उसने आपको टाइम दे रखा है 45 मिनट्स, साथ ही साथ वो आपको बोल रहा है 60% डिकम्पोज हो रहा है, 60% डिकम्पोज। जैसे कि मैंने अभी आपको एक चार्ट लिखा के दिया था जिसमें बताया था कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है, मैंने बताया था ना। हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर वाला न्यूमेरिकल जो रहेगा कैलकुलेशन का पेपर में आ सकता है, ये भी वही वाला न्यूमेरिकल है। 2-3 बार क्वेश्चन बैंक में आए हैं, 100% आने का चांस है। आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 के लिए भी आ सकता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे बहुत बार आया, बहुत बार। अगर मैं बोलूँ ना कितने बार क्वेश्चन बैंक में आए, हाफ लाइफ निकालो और रेट कांस्टेंट निकालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे लिख के दे देती हूँ, साइन करके दे देती हूँ, 101% न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ दे रखी है और साइड बाय साइड उसने आपको बोला है
कि बताओ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ ही पूछे ना, यस। देखो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ आपको पूछी है, साथ ही साथ आपको पूछा है कि बताओ रेट इक्वेशन क्या रहेगा। रेट इक्वेशन उसने आपको पूछा है, या तो मैं बोल सकती हूँ उसने आपको रेट लॉ पूछा है। देखना ज़रा ध्यान से, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन नहीं है, मतलब वो 100 है। अगर मैं बात करती हूँ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी की, तो उसका मतलब ही क्या होता है 100 माइनस, यहाँ पे 60% डिकम्पोज हो चुका है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे 100 माइनस 60, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 40। ये क्वेश्चन कितने बार आया देखो, कभी 60 की जगह 80 आया, कभी 20 आया, कभी 90 आया, बट है तो सेम ही ना। चलो ठीक है, अपन लोग निकालेंगे के। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैं के क्यों निकालूं, मुझे तो टी हाफ पूछा गया है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, जल है तो जीवन है, एक ट्रिक बताई थी ना। इन द सेम फैशन के है तो टी हाफ है, मतलब अगर टी हाफ निकालने का है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा के, तो अपन के को निकालेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व। 2.303 अपॉन टाइम का वैल्यू दिया है 45 मिनट्स, तो यूनिट जो रहेगा रेट कांस्टेंट का वो भी मिनट के टर्म्स में आएगा। लॉग की बेस 10, ए नॉट 100 है और ए टी का वैल्यू कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके के का वैल्यू होता है 0.02036, 0.02036 आता है। ये मैंने अच्छे से पीडीएफ में सॉल्व करवा के दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसका यूनिट का आंसर मिनट इनवर्स क्यों आया, क्योंकि अपन ने टाइम मिनट में लिया, इसलिए यूनिट का भी आंसर काय में आया मिनट इनवर्स में। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन को जाने का है, अपन को निकालने का है टी हाफ। आप सबको पता है कि जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जल है तो जीवन है, इन द सेम फैशन टी हाफ है तो के है, या के है तो टी हाफ है। के निकाल लिया, अब टी हाफ को निकालेंगे 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के का वैल्यू कितना है 0.0236, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है 34 मिनट्स। आप लोग अगर चाहो तो इसको सेकंड में भी निकाल सकते हैं, बट सेकंड में निकालने से आपका टाइम कुछ नहीं होगा, वेस्ट होगा, समझा या नहीं, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लेकिन इसमें आपको रेट लॉ लिखने का है, तो रेट देखो कैसे लिखेंगे। रेट का मतलब होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या है ए के सामने में 1 है। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है पावर में, तो ये रहेगा आपके रेट का एक्सप्रेशन, पीडीएफ में दे रखा है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेशन निकालो रिलेशन के बीच में, मतलब हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बीच में एक्सप्रेशन निकालने का है। देखो मैंने आप लोगों को ये वाला जो चीज़ था ना, ये वीडियो में बताया था, आई थिंक पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर 6 जो है केमिकल काइनेटिक्स का, वहाँ पे मैंने ये वाली ट्रिक बताई कि कैसे कैसे रिलेशनशिप को निकालते हैं पैरामीटर्स के बीच में, हाँ, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो वो वीडियो को जाके एक बार देखो, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया मैंने, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक बार जाके देख लो, आपका टाइम अच्छा हो जाएगा। डेरिवेशन रटने वाला है, आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखो एक और क्वेश्चन फिर से आया है। अब जो न्यूमेरिकल है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मैं आपको बता रही हूँ, हर बार फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ का रिएक्शन आ रहा है। ये न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन बैंक में 6th टाइम आ रहा है। एक ही चीज़ अगर 6 बार क्वेश्चन बैंक में आ रही है, इसका मतलब वो चीज़ आपके पेपर में आने वाली है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बेस्ट तरीके से फिट कर लो। हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला जो न्यूमेरिकल रहेगा वो पेपर में लिख के दे देती हूँ आएगा, क्योंकि 6th टाइम क्वेश्चन बैंक में आ रहा है। फिर से करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है उसने कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ उसने दे रखी है 1.7 आवर्स। आवर्स में दिया है ना, आप आवर्स में लेके कैलकुलेशन करो। हाउ लॉन्ग इट विल टेक। आधे बच्चे तो ये पता ही नहीं चलता उनको कि लॉन्ग क्या है, तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि आप लोगों ने सुना होगा ना लॉन्ग ड्राइव पे चल वो सॉन्ग आपको याद होगा, लॉन्ग ड्राइव पे चल। तो एक्चुअली वो लॉन्ग ड्राइव जो होती है वो एक्चुअली लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब ही वो क्या कैलकुलेट करना चाहता है, वो आपसे टाइम कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो याद रखना है, जब भी आपको लॉन्ग पेपर में दिख जाए तो वहाँ मेंशन ही रहेगा कि टाइम कैलकुलेट करो बच्चा, टाइम कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ वहाँ पे दिखने वाला नहीं है। आपको लॉन्ग सबके बस इतना याद आना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे चल वो वाला सॉन्ग आ जाना चाहिए याद, ठीक है। इन द सेम फैशन मुझे यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप लोग बोलते हो लॉन्ग ड्राइव पे चल, इन द सेम फैशन वो जो लॉन्ग ड्राइव है दैट इज़ योर टाइम गाइज,
याद रखना है। लॉन्ग मतलब टाइम होता है, समझा या नहीं? तो यहाँ पे आपको लॉन्ग मतलब ही उसने टाइम पूछा है, ठीक है। उसके साथ साथ उसने आपको बोला है 20% ऑफ रिएक्शन टू डिकम्पोज। देखो यार, अब तो मुझे लगता है जिसने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा ना, जिसको कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन बैंक देख के अब तो वो ये न्यूमेरिकल आराम से कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ये न्यूमेरिकल 6 बार आया है, वैल्यूज़ को चेंज कर करके आया है 6 बार। अगर 6 टाइम्स कोई भी चीज़ आती है पेपर के अंदर में, तो आपको बस इतना दिमाग में फिट कर लेना है कि वो चीज़ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले ए नॉट की, तो ए नॉट का वैल्यू नहीं गिवन है तो आप 100 मान के चलते हो। अब आपको निकालना है 80 का वैल्यू। यहाँ पे क्या बोला है 20% डिकम्पोज, पहले 100 था, 20% डिकम्पोज हो चुका है, कितना बचेगा 80%। यही वाली चीज़ है, ये तो आप सबको आ गया होगा क्योंकि पेपर में आने वाला है। हाँ, टाइम आपको निकालना है, चलो करेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, मैंने आपको बताया था जल है तो जीवन है। इसी का मतलब, इस ट्रिक से याद ये आता है कि अगर के है तो टी हाफ है। इसी का मतलब ये होता है अगर टी हाफ है तो के है। यहाँ पे आपको टी हाफ दे रखा है, इसका मतलब ये टी हाफ से आपको क्या निकालने का है, के निकालने का है। इतना क्लियर हो गया है? चलो देखेंगे। आप सबको पता है कि जो भी के होता है इसी का मतलब होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है 1.7 आवर्स। इसको कन्वर्ट मत करो, डायरेक्टली आंसर आवर्स में रिपोर्ट करना, ठीक है। इसका वैल्यू आता है 0.4076, यह आपको आएगा आवर्स इनवर्स में। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, आधे बच्चों को लगता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे वो सेकेंड इनवर्स रिपोर्ट करके आते हैं। कुछ महान लोग यहाँ पे मिनट इनवर्स लिख के आते हैं। इसका जो भी यूनिट रहेगा वो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना। अगर यहाँ सेकंड है तो इसका यूनिट सेकंड इनवर्स रहेगा, मिनट है तो मिनट इनवर्स आएगा, आवर है तो आवर इनवर्स आएगा, ठीक है। पहले सबसे काम की चीज़। अब आप लोग बोलेंगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि के निकालना है? तो अपना ट्रिक याद रखो ना, जल है तो जीवन है, टी के है तो टी हाफ है, टी हाफ है तो के है, टी हाफ है तो क्या रहेगा, के रहेगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। देखो क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इस टी को ऊपर भेज दिया, इस के को नीचे भेज दिया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। 2.303 अपॉन के का वैल्यू कितना दिया है, के का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 0.4076, लॉग की बेस 10, ए नॉट का वैल्यू है 100 और 80 का वैल्यू कितना है 80। 80 इज इक्वल टू 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस टाइम का वैल्यू जो आपको आएगा वो आएगा 0.5476 आवर्स। अब आधे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो सेकंड या मिनट आना चाहिए था, आवर्स क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे आवर्स है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आवर्स आ रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम लोग मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन बैंक के लॉन्ग सेक्शन के, मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग देख रहे हैं लास्ट सेक्शन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। वो आपको बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन वेयर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम। आपको एक एग्जांपल देने का है जहाँ पे आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कैसा होता है, सेम। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। ये अच्छा खासा क्वेश्चन मिलता है यहाँ से भी। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है वो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल पूछा है जहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है। तो देखो, अगर सपोज मैं ये वाले एग्जांपल को ले लेती हूँ, ये एग्जांपल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, ये एग्जांपल उसने आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बोला है और बताओ कि ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसके लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। देखना ज़रा ध्यान से यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ इसके ऑर्डर की, तो सबसे पहले अपन लोग रेट इक्वेशन को लिखेंगे। रेट का मतलब क्या होता है, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है NO2 और इसका वैल्यू है 2। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर का वैल्यू कितना हुआ है, 2 हुआ है। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलरिटी की, तो आप सबको पता है कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन किसके, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल है, 2। मतलब ये रिएक्शन एक ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे आपका ऑर्डर भी कितना है, 2, आपकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है, 2, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको मेंशन करना है, 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर उसने आपको ये बोला है, उसने आपको पूछा है एक्चुअली कि बताओ स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से ऑब्टेन होगा कौन से रिएक्शन के लिए।
तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन का जब भी आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो, जब भी आप लोग रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को। ये जो ग्राफ होता है ये होता है रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का। आपको बोला है ऐसा कौन सा है जिसमें रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो आपको याद रखना है कि रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होता है। अगर वो आपको सपोज पूछ लेता है कि क्यों, तो आपको वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। अब आधे लोग सोचेंगे कौन सा एक्सप्रेशन देना है वो भी तो बता दो। तो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप लोग वो एक्सप्रेशन को यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसने आपको इसी क्वेश्चन के अंदर में एक और चीज़ पूछी है, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हेल्प से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, याद करो कुछ बताया था मैंने, सपोज पहले मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स पहले बहुत धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे थे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल का कोलिजन का जो भी रेट है ना वो भी कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। मतलब जब टेम्परेचर कम था तो मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे थे, धीरे धीरे डांडिया खेल रहे थे। कुछ समय के बाद जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट कोलर्ड होना चालू हो गए। मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट कोलर्ड होंगे तो आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और सेकंड क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब आधे लोग सोचेंगे कि ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या बताऊँ, तो देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो लिस्ट थी उसमें बताया था कैटलिस्ट आएगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको बताया ना, अपने लैंग्वेज में अपन ने पढ़ा था, पहले माउंटेन का साइज़ था इतना बड़ा, जब कैटलिस्ट को डाला तो माउंटेन का साइज़ छोटा हो गया। क्या ऐसे पेपर में लिखेंगे? नहीं, अपने लैंग्वेज में तो ये ठीक है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जब कैटलिस्ट को डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। तो 2 फैक्टर पूछे, बताए नहीं कौन से फैक्टर है, तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट आप लोग मेंशन कर लो। ओके गाइस, लेट्स स्टॉप हियर। मैंने आपका पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान से सुनो, मैंने आपका पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन था वो कवर करवा दिया, ठीक है। इस 1 शॉट वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अब आपको इतने सारे पार्ट्स नहीं देखने पड़ेंगे, आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा। 1 या 1.5 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप डील करोगे, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साइड बाय साइड आप लोग वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, वो स्पेशली हैंड रिटन नोट्स है, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो, अपना टाइम सेव करो। अपना टाइम फिजिक्स को दो ना, मैथ्स को दो ना, बायोलॉजी को दो ना, क्योंकि केमिस्ट्री का तो मैंने सेव कर दिया है। तो अपना टाइम जहाँ पे आपको लग रहा है ना वहाँ पे इन्वेस्ट करने का सही तरीका है, ठीक है। ओके देन लेट्स स्टॉप हियर। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट तो बनता ही यार। थैंक यू वेरी मच।